डिटेल चाहिए होंगी एग्री से रिलेटेड, आपको उस ग्रुप में वो मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हमारे एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं, हमारे एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं, जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है, जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन। पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की, हिंदी में बोलेंगे इसको पौध संरक्षण, हिंदी में बोलेंगे इसको पौध संरक्षण। इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी क्रॉप को किसी डिजीज से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कैटेगरी में, प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में, आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी क्रॉप को किसी डिजीज से, किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। ये किस काम आता है? एग्री प्रोटेक्ट बेसिकली क्या है? फंगी साइड है। अच्छा, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, आपका मेरा नेट सही चल रहा है, बिल्कुल 10 MB की स्पीड दिखा रहा है, तो या तो हो सकता है आपने ऑडियो वाला ऑप्शन अपना सिलेक्ट नहीं किया होगा, या फिर आपकी नेट की कनेक्टिविटी सही नहीं होगी। तो आप कहीं थोड़ा बहुत साइड में या फिर थोड़ा बहुत कहीं दूसरी जगह पे बैठ के देख लीजिए जहाँ पे आपका सिग्नल सही आ रहे हैं, नेट की कनेक्टिविटी ठीक है, तो आपको साउंड भी अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे? एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका? फंगी साइड है। फंगी साइड बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? कुछ डिजीज आपकी आती हैं फंगस से, कुछ डिजीज आती हैं फंगस से, उनके कंट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड। उनके कंट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड। उनके कंट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चले कि उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, उस खेत में जो बीमारी आई है वो किसकी वजह से आई है, उसके हम कैसे पहचाने, हमें कैसे पता चले कि उसके जो सिम्टम्स आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जब ये प्रोडक्ट आएगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं और कैसे आप उसको आपको इस्तेमाल करना है, और कैसे आप इस्तेमाल करके अपनी क्रॉप को उस बीमारी से निकाल सकते हैं, उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है? बेसिकली आपका फंगी साइड है जो किस काम आता है? आपका फंगस से होने वाली जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, उनके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, हमारे पास एक प्रोडक्ट आता था, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वेस्टीज में उनको पता होगा, एग्री में एक प्रोडक्ट आता था, क्या कहते हैं, जिसका नाम था एग्री बायो फंगीसाइड, जिसका नाम था एग्री बायो फंगीसाइड। अब एग्री प्रोटेक्ट क्या है? ये सेम प्रोडक्ट है, बस इसका नाम बदल दिया गया है और इसका पैकिंग बदल दिया गया है। बस इसका नाम बदल दिया गया है, पैकिंग बदल दिया गया है। तो जो आपका पहले एग्री बायो फंगीसाइड करके आता था, अब वो आपका आता है एग्री प्रोटेक्ट के नाम से। तो कंफ्यूज मत होइएगा जो लोग पुराने हैं कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। तो एग्री प्रोटेक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट है जो पहले आपका आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से, बस उसका नाम चेंज हो गया है, उसका पैकिंग चेंज हो गया है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका न्यूट्रिशन की। दूसरी जो कैटेगरी है वो आपका न्यूट्रिशन की। जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऐसे ही प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है। इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। एग्री ह्यूमिक। ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है आपका 500 ml की बोतल में, एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में 5 kg की पैकिंग में। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में। दोनों का काम सेम है, फायदा सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर आप खेत में डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, किसी फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है। तो इस कैटेगरी में और बाकी जो प्रोडक्ट हैं आपके एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट हेल्प करते हैं आपका, अगर आप इनको अलग अलग टाइम पे सही से यूज करते हैं। अभी जब हम एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किसको कब इस्तेमाल करना है, इसको किसको यूज करने से फायदा क्या होगा।
तो ये 4 प्रोडक्ट हेल्प करेंगे आपका, अगर आप इनको अलग अलग टाइम पे सही से यूज करते हैं तो आपकी क्रॉप को बढ़ाने में, आपकी फसल को बढ़ाने में। तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। तो तीसरी और जो आखिरी कैटेगरी है वो है आपका एक्टिवेटर की। तीसरी और जो आखिरी कैटेगरी है वो है आपका एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर क्या होता है? बेसिकली जो दूसरे की पावर को, दूसरे की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। एक्टिवेटर क्या होता है? बेसिकली जो दूसरे की पावर को, दूसरे की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, काफी लोगों ने यूज भी किया होगा क्योंकि सबसे पुराना प्रोडक्ट है। 82 क्या है? एक्टिवेटर है। आप इसको जिसके साथ यूज करेंगे उसकी पावर को, एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा। 82 क्या है? आपका एक्टिवेटर है। आप इसको जिसके साथ यूज करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इंसेक्टिसाइड के साथ यूज करेंगे तो उसकी पावर एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। अगर आप फर्टिलाइजर के साथ यूज करेंगे उसकी पावर एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। अगर आप इरिगेशन के साथ, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं उस टाइम पे यूज करते हैं तो उसकी पावर को, एफिशिएंट पानी को अच्छे से फैला देगा आपका खेत में, और सॉइल में मॉइस्चर को लंबे समय तक आपका बना के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो 82 बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट में काम करता है। आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। कोई फार्मर हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके साथ भी, कोई फार्मर कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट ला रहा है, इंसेक्टिसाइड ला रहा है, फर्टिलाइजर ला रहा है, उसके साथ भी। तो आप 82 जिसके साथ यूज करेंगे उसकी पावर को, उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा। तो ये 6 प्रोडक्ट हैं हमारे, जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली स्लाइड में बात करेंगे कि क्या उसका मेन बेनिफिट है, और दूसरी स्लाइड में बात करेंगे कि उसको कितना यूज करना है और किस हिसाब से यूज करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका 82 से। सबसे पहले शुरू करते हैं 82 से। ये कुछ मेन बेनिफिट हैं जो 82 के हैं। ये कुछ मेन बेनिफिट हैं जो आपका है 82 के। 82 सबसे अगर पहले बेनिफिट की बात करें तो ये क्या है? आपका स्प्रेडर है। ये क्या है? आपका स्प्रेडर है। कई बार फार्मर के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके खेत में अगर कोई इंसेक्ट आया है, कोई कीड़ा आया है, तो फार्मर क्या करता है? बाजार से कीड़ा मारने वाली दवाई लाता है, फिर क्रॉप पे स्प्रे करता है, आपका छिड़काव करता है। अब जनरली जब फार्मर स्प्रे करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड कहाँ गिरता है? या तो लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, या फिर आपका आपका क्रॉप के ऊपर। अब आपने फॉर एग्जाम्पल, सिंपल अगर एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊं, आपने अपने आपके खेत में कीड़ा आया, आपने स्प्रे किया, दवाई कहाँ गिरा? आपका लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर। पर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो कीड़ा बैठा था प्लांट के लोअर पार्ट में या लीव्स के नीचे। अब आपने स्प्रे किया था, दवाई गिरा ऊपर, पर कीड़ा बैठा है नीचे। तो जिससे होगा क्या कि उस इंसेक्ट का कंट्रोल सही से नहीं होगा, उस इंसेक्ट से आपकी फसल सही से नहीं बच पाएगी, सही से आपकी फसल उस इंसेक्ट से आपका इंसेक्ट से सही से कंट्रोल नहीं होगा। अब 82 क्या करता है उसमें? अगर आप उस इंसेक्टिसाइड के साथ, जब आप स्प्रे कर रहे हैं या किसी भी दवाई के साथ जो भी फार्मर यूज करते हैं उसके साथ आप अगर आप 82 यूज करते हैं तो 82 क्या करता है? उसको सही से स्प्रेड करने में, उसको, उस इंसेक्टिसाइड को, इस दवाई को सही से स्प्रेड करने में हेल्प करता है। पूरा खेत में, पूरा पूरा पत्ती पे, पूरा फसल पे सही से स्प्रेड करने में हेल्प करता है। अब जब आपकी दवाई पूरा खेत में सही से फैली होगी तो जिससे फायदा क्या होगा कि आपका उस इंसेक्ट का कंट्रोल भी सही से होगा, तो जिससे फार्मर की फसल सही से बचेगी, उसका सेविंग होगा, उसमें कॉस्ट भी उसमें बचेगा। अब अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो ये क्या है? आपका एक्टिवेटर है। जैसे हमने बात किया था, एक्टिवेटर क्या होता है? जो दूसरे की पावर को, दूसरे की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो 82 को आप जिसके साथ यूज करेंगे उसकी पावर कोएफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ 82 यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड के साथ यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं, किसी डिजीज से बचाने वाली दवाई के साथ यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? उसकी पावर को, उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देगा, जिससे फायदा क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डोज भी कम कर सकते हैं।
10 to 15% आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डोज भी कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, फार्मर की सेविंग होगी, उसका खर्चा बचेगा। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, अगले बेनिफिट की, तो ये क्या है, आपका वेटर है। वेटर बेसिकली क्या होता है, जो मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है। वेटर बेसिकली क्या होता है, जो मॉइस्चर को आपका सॉइल में, आपका मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखे। आजकल मोस्टली होता क्या है, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, बारिश के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे, रेनी सीजन में तो चारों तरफ पानी रहता है, पर जैसे आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा समर विंटर आ जाती हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और ज्यादातर फार्मर डिपेंड होते हैं आपका रेन पे ही। अगर रेन अच्छे से हो जाता है तभी वो क्या कहते हैं, क्रॉप लगाते हैं, अदरवाइज फार्मर क्रॉप काफी फार्मर क्रॉप नहीं लगा पाते, क्योंकि प्रॉपर रेन नहीं हो पाता। वो क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। फार्मर तभी उस खेत में बार बार पानी लगाता है, इरिगेशन करता है। अब 82 क्या करता है, अगर आप उस इरिगेशन के साथ 82 का यूज करते हैं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं, आप उस पानी के साथ अगर आप 82 का यूज करते हैं, तो जिससे फायदा क्या होगा, 82 आपका सोइल में, मिट्टी में मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखता है। आपका खेत में, सॉइल में, मिट्टी में मॉइस्चर को, नमी को लंबे समय तक बना के रखता है। जिससे फायदा क्या होगा कि भाई, अगर आपका खेत में मॉइस्चर लंबे टाइम तक बना रहेगा, तो फार्मर को इरिगेशन करने की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। और जो वो खर्चा कर रहा था इरिगेशन पे, आपका पंप जो चला रहा था, इलेक्ट्रिसिटी से चला रहा होगा या डीजल से चला रहा होगा, तो जो फार्मर ने अपना इरिगेशन बचा लिया, तो सबसे पहले तो पानी की बचत की। दूसरा, जो खर्चा कर रहा था डीजल पे, क्योंकि आपके जो पंप हैं, जो खेत में चलते हैं, जो फार्म पे जो पंप चलते हैं, वो या तो डीजल से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो जो फार्मर खर्चा कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी पे या डीजल पे, वो खर्चा फार्मर ने अपना बचा लिया, वो पैसे आपने अपने बचा लिए। तो देखो, आजकल क्या है, सारे फार्मर अवेयर हैं, उनको पता है मेरा किस में प्रॉफिट है, मेरा किस में लॉस है। तो जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट अगर फार्मर के साथ डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपके प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना वो स्टार्ट कर देंगे। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, होमोजीनियस मिक्सचर। कई बार होता क्या है, फार्मर्स के सामने एक प्रॉब्लम क्या आती है, उन्होंने जो क्या कहते हैं क्रॉप लगाई, उसमें कई बार कीड़ा आ जाता है, और वो क्या करते हैं, फिर बाजार जाते हैं। कई बार फार्मर क्या बोलते हैं कि भाई, मैंने एक बार स्प्रे किया इंसेक्टिसाइड का, तब भी कीड़ा नहीं मरा। फिर फार्मर क्या बोलता है कि मैंने 2-3 बार या 4-5 बार स्प्रे किया, तब जाके उस इंसेक्ट का कंट्रोल सही से हुआ। ये होता क्यों है, आपकी जितनी भी ये केमिकल वाली जो इंसेक्टिसाइड आती हैं, जो दवाइयां आती हैं, ज्यादातर का नेचर ऐसा होता है कि वो सही से पानी में डिसॉल्व नहीं होती, वो सही से पानी में मिक्स नहीं होती हैं, सही से पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके खेत में कीड़ा आया, आपने क्या किया, टैंक में नीचे डाल ली कीड़ा मारने वाली दवाई, और आपने ऊपर से अब भर लिया पानी। अब उस दवाई का नेचर ऐसा था कि सही से पानी में डिसॉल्व नहीं होती थी, सही से पानी में घुलती नहीं थी। तो अब हुआ क्या, जहां तक वो दवाई गई, वहां तक तो आपका इंसेक्ट का कंट्रोल हो गया, पर जहां पे दवाई नहीं जा पाई सही से, इंसेक्टिसाइड नहीं सही से जा पाया, वहां पे आपका इंसेक्ट का कंट्रोल सही से नहीं हुआ, क्योंकि आपका वो सही से डिसॉल्व नहीं हुआ था, इंसेक्टिसाइड पानी में सही से घुला नहीं था। तो यही एक रीजन है कि फार्मर को एक इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए कई बार 3-4-5 बार या उससे ज्यादा भी स्प्रे करना पड़ता है। अब 82 क्या करता है, अगर आप उस इंसेक्टिसाइड के साथ 82 का यूज करते हैं, जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं, उस इंसेक्टिसाइड के साथ 82 का यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने टैंक में डाला इंसेक्टिसाइड, उसके साथ 82 डाला आपने और उसमें डाल लिया पानी। अब वो 82 क्या करेगा, उस इंसेक्टिसाइड को सही से डिसॉल्व करने में, सही से घोलने में, पूरा टैंक में, पूरा पानी में हेल्प करेगा। अब जब आपका इंसेक्टिसाइड सही से घुला होगा पानी में, तो उसका जब आप स्प्रे करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी पूरा खेत में आपको सही से दिखेगा। जिससे बेनिफिट क्या होगा, जहां आप पहले 3-4-5 बार स्प्रे कर रहे थे, अब वही कंट्रोल, वही फायदा आपको होगा 1 से 2 स्प्रे में। वही कंट्रोल, वही फायदा आपको मिलेगा 1 से 2
स्प्रे में। चलिए मान लेते हैं आपका आपने अगर किसी फार्मर का एक स्प्रे भी बचा दिया, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, मान लेते हैं आपने किसी फार्मर का एटलीस्ट एक स्प्रे भी बचा दिया, तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑन एन एवरेज एक फार्मर एक बार के स्प्रे में कम से कम 1000 से 2000 रुपीज खर्च करता है। 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है एक फार्मर ऑन एन एवरेज एक बार का स्प्रे में। तो अगर आपने किसी का एक स्प्रे भी बचा दिया तो फार्मर की कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए तक की फार्मर की सेविंग होगी। तो जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट आप फार्मर को बताएंगे तो वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, आपके प्रोडक्ट को यूज करना इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। उसको भी समझ में आएगा कि भाई इसमें अलग से खर्चा नहीं हो रहा, बल्कि इस प्रोडक्ट को यूज करके मैं अपने एक्सपेंस कम कर सकता हूँ, अपने खर्चे को कम कर सकता हूँ। आप अगर बात करें अगले पॉइंट की, अगले बेनिफिट की, तो ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। 82 क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच आपका बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच सबका होता है, आपका, मेरा, मिट्टी का, पानी का। अगर आपने सॉइल सैंपलिंग कराई होगी, अगर कोई फार्मर आपको मिलता है उसने अगर सॉइल सैंपलिंग कराई होगी, अपनी मिट्टी की जांच कराई होगी, तो उसको पता रहेगा कि उसका खेत का पीएच कितना है। पीएच का एक छोटा सा स्केल होता है जो आपका 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। पीएच का आपका एक स्केल होता है जो आपका 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। जो सबसे आइडल पीएच मानी जाती है, सबसे आइडल पीएच जो मानी जाती है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए, वो मानी जाती है 7। जो सबसे आइडल पीएच मानी जाती है वो मानी जाती है 7, जिसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल, या हिंदी में बोलेंगे सामान्य। अगर आपका खेत का पीएच लेस देन 7 है, अगर आपका खेत का पीएच लेस देन 7 है तो उसका कंडीशन होगा एसिडिक। उसमें एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। वहीं अगर आपका खेत का पीएच मोर देन 7 है, टूवर्ड्स 14 है, तो आपका खेत का पीएच होगा अल्कलाइन, या हिंदी बोलेंगे क्षारीय। उसमें सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, उसमें क्षार ज्यादा होगा। आइडल पीएच होती है 7। 7 से कम हो, 0 की तरफ हो तो एसिडिक होती है, और 7 से ज्यादा हो, 14 की तरफ हो, तो आपका होता है अल्कलाइन। ये अगर दोनों ही कंडीशन खराब है, अगर 7 से ज्यादा कम है तब भी आपकी क्रॉप सही से नहीं बढ़ पाएगी, अगर 7 से ज्यादा ज्यादा है तो तब भी आपकी क्रॉप सही से नहीं बढ़ पाएगी। तो 82 क्या करता है, अगर आप अलग अलग तरीकों से या इरिगेशन के साथ 82 का यूज करते हैं तो 82 क्या करता है, कुछ हद तक आपके खेत की पीएच को बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो कुछ हद तक आपका खेत का पीएच को ये बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। अब अगर बात करें इसकी डोज की, अब अगर बात करें इसकी डोज की, कोशिश करिएगा ये जो सामने आपके स्क्रीन पे जो डोज आई है, या तो इसको सही से नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन का फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। ये सबसे जरूरी चीज है, आधे काम खराब इसके चक्कर में ही होते हैं। तो अगर आप डोज प्रॉपरली बता देंगे तो बाकी के काम आपके आराम से हो जाएंगे। अब अगर बात करें इंसेक्टिसाइड की, अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो, अगर आप कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 5 ml इन 15 लीटर वाटर। 5 ml इन 15 लीटर वाटर, 5 ml आपका 15 लीटर पानी में, कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ। अब कई बार सवाल क्या आएगा फार्मर का कि भाई ये 5 ml होता कितना है, ये 5 ml होता कितना है, हम कैसे मेजर करें कि कितना अमाउंट 5 ml होता है। तो 82 का जो हाफ लीटर वाला जो पैकिंग आता है, 82 का जो हाफ लीटर वाला जो पैकिंग आता है, उसके ऊपर का जो कैप है, उसके ऊपर का जो कैप है, उसमें आपका क्या कहते हैं 10 से 12 ml के आसपास 82 आता है। 10 से 12 ml के आसपास आपका 82 आता है। तो अगर आप 5 ml डाल रहे हैं तो आपका हुआ हाफ कैप, आधा ढक्कन आपका 15 लीटर पानी में। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डोज रहेगा आपका 5 ml इन 15 लीटर वाटर। 5 ml इन 15 लीटर वाटर। अब अगर बात करें हर्बिसाइड की,
हर्बिसाइड को हिंदी में बोलते हैं आपका खरपतवार नाशक। कई बार होता क्या है, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं आपका खेत में, जैसे कि आपने लगाया राइस था पर घास आ गया, आपने कोई सब्जी लगाया था पर कोई झाड़ी उग गया। उनको निकालने के लिए भी फार्मर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिसको आपका बोलते हैं हर्बिसाइड या वीडीसाइड। हर्बिसाइड या वीडीसाइड। तो अगर आप घास फूस निकालने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 ml इन 15 लीटर वाटर। 15 ml इन 15 लीटर वाटर हर्बिसाइड के साथ। अब अगर बात करें इरिगेशन की, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं, अगर बात करें इरिगेशन की, जब अगर आप खेत में पानी लगा रहे हैं, अगर आप उसके साथ यूज करते हैं तो कितना यूज करना है, तो उसमें आपका डोज रहेगा 160 ml पर एकड़। 160 ml पर एकड़। अब सवाल कई बार ये आता है कि भाई जब पानी का ही नहीं पता कि मेरे खेत में कितना पानी गया है, तो इसको कैसे यूज करें कि आपका स्प्रेड भी सही से हो जाए और उसका क्या कहते हैं, डोज जितना लगना चाहिए था उतना ही डोज लगे। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप इरिगेशन के साथ? कुछ फार्मर क्या करते हैं, 82 का जो बोतल आता है, कुछ फार्मर क्या करते हैं, 82 का जो बोतल आता है उसके ऊपर का जो कैप है उसमें ही होल कर लेते। 82 का जो बोतल आता है उसका उसमें ही होल कर लेते हैं, क्या कहते हैं, उसमें ही आपका छेद कर लेते हैं और उस बोतल को जहां से पानी जा रहा है खेत में, वहीं पे उसको उल्टा लटका देते हैं। तो इससे होता क्या है, वो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी में गिरता रहता है और पानी के साथ साथ आपका पूरा खेत में सही से चला जाता है। तो अगर आप इरिगेशन के साथ यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 160 ml पर एकड़। एक दूसरा तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का इरिगेशन के साथ, पानी के साथ, एक जो ग्लूकोज वाला जो बोतल आता है, आपने देखा होगा, एक हम लोग जब बीमार होते हैं तो ग्लूकोज चढ़ता है, हमें सलाइन भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, ग्लूकोज जो चढ़ता है, सलाइन जो चढ़ता है, उसकी जो बोतल आती है, आपने देखा होगा वो ट्रांसपेरेंट सी बोतल होती है और उसके आगे पतला सा पाइप लगा होता है। वो बोतल आपको कहीं भी आसपास अगर कोई क्लिनिक है, कोई डॉक्टर बैठता है, उसके यहाँ पे खाली आपको फ्री में मिल जाएगी। खाली बोतल वो ग्लूकोज वाली आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएगी, ऐसा उसका कोई पैसे नहीं लेगा। आपने क्या किया, उसको सही से साफ कर लिया पानी से, उसको सही से साफ कर लिया पानी से और उसमें आपने डाल लिया एग्री 82, उसमें आपने डाल लिया एग्री 82 और से आपका खेत में पानी जा रहा है, जहां से आपका खेत में पानी जा रहा है, आपने उसको वहां पे उल्टा लटका दिया। तो होगा क्या, उसमें से 82 ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता रहेगा पानी में और पानी के साथ साथ आपका पूरा खेत में सही से चला जाएगा। अब अगर बात करें फर्टिलाइजर की, अगर आप फर्टिलाइजर के साथ इसको यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया के साथ यूज कर रहे हैं, डीएपी के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं 2 to 3 ml पर केजी फर्टिलाइजर में। 2 to 3 ml पर केजी फर्टिलाइजर में अगर आप फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 2 to 3 ml पर केजी फर्टिलाइजर में। अब कई बार फार्मर का सवाल क्या आएगा कि सर मैं पूरा का पूरा बैग डालता हूँ यूरिया का, या पूरा का पूरा बैग डालता हूँ, क्या कहते हैं, आपका डीएपी का, उसमें कितना मिलाऊं, उसमें कितना यूज करूं, उसमें कितना मिलाऊं। तो आप उनको बोल सकते हैं, अगर कोई फार्मर पूरा बैग डाल रहा है यूरिया का या पूरा बैग डाल रहा है डीएपी का, तो हमारी जो 100 ml वाली जो बोतल आती है 82 की जो 100 ml वाली जो बोतल आती है, वो क्या कहते हैं आपको, वो सफिशिएंट है आपका एक बैग यूरिया के लिए या एक बैग आपका डीएपी के लिए। तो अगर कोई फार्मर पूरा बैग यूज कर रहा है आपका यूरिया का या डीएपी का, तो आप उसमें एटलीस्ट 100 ml 82 यूज करा सकते हैं, मिक्स करा सकते हैं। अब 82 का काम क्या था कि ये क्या करता है आपका, जिसके साथ यूज करेंगे, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा,
ये जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से सुनिएगा। 82 का मेन बेनिफिट क्या था कि आप इसको जिसके साथ यूज करेंगे उसमें क्या कहते हैं उसकी उसकी पावर को एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा, उसकी पावर को एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कहते हैं आपका, अगर आप यूरिया के साथ यूज करेंगे तो उसकी पावर को बढ़ा देगा, डीएपी के साथ यूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो एक अगर मैं कैलकुलेशन वाइज एक पॉइंट अगर आपको बताऊं अगर आप किसी फार्मर को 82 दे रहे हैं और वो यूरिया या डीएपी के साथ यूज कर रहा है, तो आप उसका डोज भी रिड्यूस करा सकते हैं अप टू 20%। आप उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का डोज भी रिड्यूस करा सकते हैं अप टू 20%। ये बड़ा काम का पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आप फार्मर के साथ डिस्कस करेंगे तो आपकी बात को सही से सुनेगा और आपका प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देगा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप किसी फर्टिलाइजर के साथ 82 मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं यूरिया के साथ, डीएपी के साथ या किसी और फर्टिलाइजर के साथ, तो आप उस फर्टिलाइजर की डोज भी रिड्यूस करा सकते हैं अप टू 20%। जिससे क्या होगा, क्या कहते हैं आपका फार्मर का पैसे आपका बचेगा, उसका इनपुट कॉस्ट कम होगा। तो अगर आप किसी फर्टिलाइजर में मिक्स करा रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा वो आप उसमें 20% तक उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की आप डोज भी रिड्यूस करा सकते हैं, डोज भी आप कम करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका अगले प्रोडक्ट की, ह्यूमिक की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक ग्रेनुअल फॉर्म में। दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। डिफरेंस क्या है, अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर आप डायरेक्ट सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। ग्रेनुअल को पानी में मत घोलिएगा, उसको डायरेक्ट मिट्टी में डालना है। उसको या तो पहली बात तो पानी में घोलेगा ही नहीं, तो अगर आपको पानी में घोलना है, स्प्रे में यूज करना है, तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। ह्यूमिक क्या काम करता है आपका, आपकी फसल में, फसल कोई भी हो, चाहे क्रॉप कोई भी हो, आपका सब्जी वाली वेजिटेबल क्रॉप हो, फ्रूट क्रॉप्स हो, ग्रेन क्रॉप्स हो, फ्लावर क्रॉप्स हो, आपका राइस हो, पैडी हो, वीट हो, वेजिटेबल हो, आपका मैंगो हो, पपाया हो, बनाना हो, कोई भी क्रॉप हो, टी कॉफी कोई भी क्रॉप हो, ह्यूमिक उनमें जब ग्रोथ का टाइम होता है, उनमें जब ग्रोथ का टाइम होता है, उस समय जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलते हैं आपका ह्यूमिक से। किसी भी क्रॉप में अगर ग्रोथ का टाइम है, उस समय जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे मिलेंगे ह्यूमिक से। अच्छा, अब ग्रोथ का टाइम कब होता है, जब आपकी फसल में नई नई लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, नई नई पत्ती आनी शुरू हो जाती है, नया नया स्टेम बनना शुरू हो जाता है, प्लांट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उसका हाइट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो किसी भी फसल का, किसी भी क्रॉप का ग्रोथ का टाइम होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रोथ का टाइम कब होता है, जब नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, नया नया तना बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप ह्यूमिक का यूज करते हैं तो जिससे फायदा क्या होता है कि उसमें लीफ अच्छे से आएंगी, पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी, उस प्लांट की हाइट अच्छे से बढ़ेगी, उसमें लीफ अच्छे से आएंगी, उसमें स्टेम का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। दूसरा ये क्या करता है, अगर आप इसको मिट्टी में डालते हैं, ह्यूमिक को अगर आप सोयल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी सोयल के टेक्सचर को सुधार देता है, आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, उसके टेक्सचर को सुधार देता है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या होता है, अगर सोयल सॉफ्ट होगी, पोरस होगी, तो क्या होगा रूट्स डेवलपमेंट अच्छे से होगा, रूट्स डेवलपमेंट अच्छे से होगा, जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा, रूट्स डेवलपमेंट अच्छे से होगा, जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा, और ग्रोथ के टाइम पे जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट आपकी क्रॉप को सही से मिले। तो इससे फायदा क्या होगा, पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें स्टेम अच्छे से बनेगा, उस प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमिक का सबसे राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में, एक बार फिर से बता देता हूं, ह्यूमिक का सबसे राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में आपका ग्रोथ के टाइम पे, जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए तने का विकास हो रहा है, क्या कहते हैं आपका
नई नई स्टेम बन रही है, उस टाइम पे अगर आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, लीफ ज्यादा आएंगी, पत्तियां ज्यादा आएंगी, इनका ग्रोथ भी अच्छे से होगा। अब अगर बात करें क्या कहते हैं आपका इसकी डोज की, अब अगर बात करें डोज की, अगर आप सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 5 to 10 ml पर केजी सीड में, 5 to 10 ml आपका पर केजी सीड में। अगर आप सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 5 to 10 ml आपका पर केजी सीड में। अगर आप रूट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, रूट डिपिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, रूट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 2 to 4 ml पर लीटर पानी में, 2 to 4 ml आपका पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में अगर आप रूट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मिट्टी में डाल रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल। तो उसका डोज रहेगा आपका 5 to 8 kg पर एकड़ के हिसाब से, 5 to 8 kg आपका पर एकड़ के हिसाब से। आप ग्रेनुअल को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं खेत में, डायरेक्ट मतलब आपने बैग खोला, उसको हाथ में लिया और खेत में फेंक दिया, आपने मिट्टी में फेंक दिया। आप इसको किसी कंपोस्ट के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, मिक्स करके डाल सकते हैं। आप इसको जो फार्मर जो बेसिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया या डीएपी, उनके साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ग्रेनुअल को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कंपोस्ट के साथ ही मिला के डाल सकते हैं, और आपका क्या कहते हैं आपका यूरिया डीएपी के साथ ही मिला के डाल सकते हैं। आप इसको किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो, चाहे वो आपका धान चावल गेहूं हो, आलू टमाटर प्याज हो, या फिर आपका आम केला पपीता कॉफी टी ये सब हो, आप इसको सब में यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें स्प्रे की, तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या करा रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। स्प्रे में आपका डोज रहेगा 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। अब अगर बात कर लेते हैं एग्री प्रोटेक्ट की, बात कर लेते हैं एग्री प्रोटेक्ट की। ये क्या है आपका, बेसिकली फंगीसाइड है जो किसका काम आता है, आपका फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं। एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फंगीसाइड है जो फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें उससे बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कई बार सवाल क्या आता है कि भाई इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं फंगस वाली बीमारी के, हमें कैसे पता चले कि जो बीमारी आई है वो किसकी वजह से आई है, हमें कैसे पता चले कि जो बीमारी आई है क्या कहते हैं उसमें उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। अच्छा, काफी लोग सवाल कर रहे हैं तो मैं अभी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 1000 लोग हैं, सवाल देने लग जाएंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको क्या करूंगा, लास्ट में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिन लोगों के जो भी सवाल हैं आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट में ग्रुप का लिंक दे दूंगा को। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो आप अपने सवाल उस ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी काफी सारे लोग हैं और हमारे पास टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं अभी आपके सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप अपने सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट में एक पर्टिकुलर लिंक दे दूंगा मैं आपको आपके चैट बॉक्स में, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी लास्ट में मिलेगा वो लिंक। कभी आप ये मैसेज ना करने लग जाएं कि सर लिंक नहीं आया, लिंक नहीं मिल रहा, सर कहाँ गया। तो लास्ट में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये पीडीएफ पीपीटी कुछ भी चाहिए होगा तो वो भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि फंगस से होने वाली बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, फंगस से होने वाली बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखाई दे रहे होंगे आपको, कुछ लीव्स दिखाई होंगी, कुछ फ्रूट दिख रहा होगा, कुछ आपको टमाटो दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे होंगे एक कुछ लीव्स पे कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट होंगे, ब्राउन कलर के स्पॉट होंगे, व्हाइट कलर के स्पॉट होंगे। फंगस से होने वाली बीमारी में क्या होता है, लीव्स पे स्टेम पे ऐसे ब्राउन ब्राउन से, व्हाइट व्हाइट से या ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्राउन कलर के आपका
व्हाइट कलर के या फिर आपका ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उनको टच करके देखते हैं, सिंपल, अगर आप उनको टच करके देखते हैं तो एक पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है, एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। तो देखो इसमें सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हमें डॉक्टर बनना था तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ी, ऐसे एग्री में काम करना है तो सब कुछ याद करना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। सिंपल सा है। अगर जैसे फोटोज में सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको ऐसे स्पॉट स्पॉट से, ब्राउन ब्लैक या व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट स्पॉट से, अगर आपको कहीं खेत में भी दिखते हैं, अगर आपको कहीं खेत में भी दिखते हैं किसी क्रॉप में, तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें जो डिजीज आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। उसमें जो डिजीज आई है पर्टिकुलर वो आई है आपका फंगस की वजह से। तो उसमें आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट, उसमें आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट क्या करेगा, फिर इस डिजीज से बचाने में मदद करेगा। अब अगर बात करें आपका फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स की, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं, आप लोग डेली पोटैटो खाते होंगे, आलू डेली खाते होंगे, टमाटो डेली खाते होंगे। ये दो चीजें ऐसी हैं कि इंडियन डाइट में रह ही नहीं सकती, डेली आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, किसी ना किसी डिश में आपको पोटैटो टमाटो जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार, आपने पोटैटो को काट के देखा होगा, टमाटो को काट के देखा होगा, अंदर से गला हुआ निकला होगा, अंदर से काला निकला होगा, सड़ा हुआ निकला होगा, उससे स्मेल आ रही होगी। कई बार फ्रूट्स में भी ऐसे ही होता है, अंदर से खराब निकलते हैं, स्मेल आ रही होती है उनसे, आपका वो खराब निकलते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं आपके फंगस के, ये सिम्टम्स हैं आपके फंगस के। तो सिंपल है, अगर आप लीव्स पे ऐसे सिम्टम्स देखें, आप धब्बे से देखें, स्पॉट स्पॉट से देखें, तो सीधा समझ जाइएगा फंगस है। फ्रूट वेजिटेबल में अगर वो अंदर से गला हुआ निकल रहा है, सड़ा हुआ निकल रहा है, तो सीधा समझ जाइएगा कि वो आपका आया है फंगस की वजह से। उसमें आपको यूज करना है एग्री प्रोटेक्ट। तो अगर आप ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स देख रहे हैं तो आप सीधा समझ जाइएगा कि वो आपके आए हैं फंगस की वजह से और आपको यूज करना है एग्री प्रोटेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसके, ये काम कैसे करता है, एग्री प्रोटेक्ट काम कैसे करता है। अब आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको इमेज तो दिखाई दे रही होगी एग्री बायोफंगीसाइड की, आपको इमेज तो दिखाई दे रही होगी एग्री बायोफंगीसाइड की, पर ऊपर नाम लिखा होगा एग्री प्रोटेक्ट। आपको इमेज ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर एग्री बायोफंगीसाइड लिखा होगा, और ऊपर जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां पे लिखा हुआ एग्री प्रोटेक्ट। ये मैंने जानबूझ के क्यों लिखा है, क्योंकि जो बायोफंगीसाइड था उसका ही नाम और पैकिंग चेंज हो गया है, अब उसका नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। मैं फिर से बता देता हूँ, बायोफंगीसाइड का ही नाम और पैकिंग चेंज हो गया है, अब उसका नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो एग्री प्रोटेक्ट कैसे काम करता है, आपकी क्रॉप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बीमारी से बचाने में मदद करता है। आपकी क्रॉप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बीमारी से बचाने में मदद करता है। मतलब लीव्स पे तो सिम्टम्स आए आए हैं, उनसे तो आपकी फसल को बचाएगा बचाएगा, साइड बाय साइड अगर वो सिम्टम्स प्लांट के इनर पार्ट में भी चले गए हैं, स्टेम में चले गए हैं, रूट्स में चले गए हैं, तो वहां पे भी उस बीमारी से बचाने में आपका मदद करेगा ये, आपका फंगस वाली बीमारी से। दूसरा ये क्या करेगा आपका, जहां वो सिम्टम्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव से सिम्टम्स आए हैं, स्टेम पे सिम्टम्स आए हैं, उनको वहीं पे रोकेगा, उनको वहीं पे रोकेगा, उनको स्प्रेड नहीं होने देगा, उनको वहीं पे कंट्रोल करेगा, उनको वहीं पे रोकेगा, उनको आगे स्प्रेड नहीं होने देगा। एग्री प्रोटेक्ट क्या करता है, आपकी फसल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से, इनर और आउटसाइड दोनों तरफ से डिजीज से बचाता है। दूसरा ये क्या करता है, जहां वो सिम्टम्स आए हैं उनको वहीं पे रोकता है, फैलने नहीं देता, और उनको वहीं पे ठीक करता है। उनको जहां वो सिम्टम्स आए हैं उनको वहीं पे रोकता है, फैलने नहीं देता, और उनको वहीं पे ठीक करता है। तीसरा ये क्या करता है, क्या कहते हैं आपका, ये आपकी क्रॉप को बीमारी से तो बचाएगा बचाएगा, साइड बाय साइड उसको स्ट्रेंथ भी देगा कि उस बीमारी से वो प्लांट, वो क्रॉप आपका रिकवर हो सके, जल्दी से ठीक हो सके। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एग्री प्रोटेक्ट क्या करता है, तीन काम करता है बेसिकली, आप लिख भी सकते हैं 3 लाइन में। सबसे पहले तो
आपकी क्रॉप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बीमारी से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये क्या करता है, जहां वो सिम्टम्स आए हैं उनको वहीं पे रोकता है, कंट्रोल करता है, फैलने नहीं देता। और तीसरा ये क्या करता है, आपका क्या कहते हैं, आपके प्लांट को स्ट्रेंथ भी देता है, आपकी फसल को एक शक्ति भी देता है जिससे वो बीमारी से निकल सके, रिकवर हो सके। तो ये आपका मेन बेनिफिट है आपका एग्री प्रोटेक्ट की। अब क्या है, ये बीमारियां क्या है, हर साल आती हैं। फंगस वाली बीमारियां हर साल आती हैं। बेसिकली आपकी आती है मानसून के टाइम पे, बारिश के टाइम पे। जब बारिश ज्यादा होती है या फिर आपका खेत में पानी लंबे टाइम तक खड़ा रहा है तो फंगस से होने वाली बीमारियां आती हैं। तो जो फार्मर अवेयर हैं, जिनको पता रहता है कि भाई पिछले साल ये मौसम आया था, ये बीमारी आई थी, इस साल भी सेम ऐसा मौसम आया है तो ये बीमारी आ सकती है। तो अगर आप ऐसे एज अ प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं, अगर आप एज अ प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डोज होगा आपका, प्रिवेंशन मतलब बीमारी आने से पहले। अगर आप एज अ प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम पर केजी सीड में। अगर आप सीड में मिला रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम आपका पर केजी सीड में। और अगर आप रूट डिपिंग कर रहे हैं, जैसे हमने ह्यूमिक से सॉल्यूशन बना के प्लांट्स के रूट्स को डिप करके लगाया था, अगर आप रूट डिपिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी। 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। सीड ट्रीटमेंट में 10 से 15 ग्राम पर केजी सीड में, रूट डिपिंग में 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। अब अगर बात करें स्प्रे की, अब अगर बात करें स्प्रे की, तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में, सब्जी वाली फसलों में, जितनी भी तरीके की सब्जी वाली फसल आती है, अगर आप किसी में भी स्प्रे कर रहे हैं, या फ्लावर क्रॉप्स में, फूल वाली फसलों में, तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। अगर आप सब्जी वाली क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में या फ्लावर क्रॉप्स में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 टू 20 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। 15 टू 20 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। अब अगर बात करें अदर क्रॉप्स की, राइस की बात करें, आपका वीट की बात करें, शुगर केन की बात करें, या किसी फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, मैंगो की बात करें, आपका कॉफी की बात करें, टी की बात करें, तो उसमें आपका डोज रहेगा 30 टू 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। 30 टू 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। वेजिटेबल फ्लावर क्रॉप्स में आपका डोज था 15 टू 20 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। और बड़ी क्रॉप्स में जो थोड़ा लंबे टाइम तक चलती हैं, राइस, व्हीट, पैडी, मैंगो, टी, कॉफी, कोकोनट, एरिकानट, बनाना, पपाया, अगर आप इन सब में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 30 टू 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। ये सामने जितनी भी डोज आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका डिजीज आने से पहले की। ये सामने जितनी भी आपको डोज दिखाई दे रही है, ये है आपका डिजीज आने से पहले की। अब मान लेते हैं आप किसी खेत में गए, मान लेते हैं अब आप किसी खेत में गए, आपने क्या देखा, उस खेत में वो बीमारी आ गई है, उस खेत में वो बीमारी आ गई है और डिजीज आ गई है। तो अब क्या होगा, अब प्रिवेंशन नहीं होगा, अब क्या होगा, क्योर होगा। तो बेसिकली एक चीज होगी, अगर किसी क्रॉप में डिजीज आ गई है, कोई बीमारी आ गई है फंगस वाली, तो क्या होगा, सामने आपकी जितनी भी डोज लिखी हुई हैं अभी, ये हो जाएंगी डबल। आपके सामने जो जो डोज लिखी हुई है अभी, ये हो जाएगी डबल। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ 15 होगा वहां 30 हो जाएगा, जहाँ 30 होगा वहां 60 हो जाएगा, जहाँ 40 है वहां हो जाएगा 80। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपके खेत में डिजीज आ गई, ये सामने जो डोज लिखी हुई है ये एज अ प्रिवेंशन की डोज है, बीमारी आने से पहले की। और अगर आपके खेत में डिजीज आ गई है, बीमारी आ गई है, तो बेसिकली क्या होगा, सामने जितनी भी डोज लिखी होगी ये हो जाएगी आपकी डबल। जहाँ 15 है वहां 30 हो जाएगा, जहाँ 20 है वहां 40 हो जाएगा, जहाँ 30 है वहां हो जाएगा 60। तो सिंपल क्या हुआ, डिजीज आई तो क्या हुआ, आपका डोज हो गई डबल। अब अगर बात करते हैं आपका एग्री मौसम,
मॉस क्या करता है, क्या कहते हैं आपका, ह्यूमिक और 82 के बाद, ह्यूमिक और 82 के बाद जो सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है, ह्यूमिक और 82 के बाद जो सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है वो है आपका एग्री मॉस। ह्यूमिक और 82 के बाद जो सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है वो है आपका एग्री मॉस। मॉस क्या करता है, कई बार फार्मर के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि उसने जो भी क्रॉप लगाई है, सब्जी वाली क्रॉप में क्या होता है या फल फ्रूट क्रॉप्स में क्या होता है, फूल आता है, पहले फ्लावरिंग होती है, उसके बाद सब्जी लगता है, उसके बाद आपका फल लगना स्टार्ट होता है, फ्रूट लगना स्टार्ट होता है। और अगर मैं राइस व्हीट की बात करूं तो उसमें क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बाली, जिसमें दाना बनता है, ग्रेन फॉर्मेशन जिसमें होता है उसको बोलते हैं आपका बाली। तो कई बार फार्मर के सामने दिक्कत क्या आती है, क्या कहते हैं आपका, कि उस क्रॉप में सही से फूल नहीं आ पाया, सही से फ्लावरिंग नहीं हो पाया, सही से फूल नहीं आ पाया, सही से बाली नहीं आ पाई। और अगर फूल बाली आ गया तो हुआ क्या कि थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, बारिश ज्यादा हो गया, उस प्लांट में इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि उस फ्लावर को, उस बाली को होल्ड करके रख सके। तो क्या हुआ, आपका फूल नीचे गिर गया, झड़ गया या सूख गया, बाली आपका, राइस व्हीट की अगर बात करूं मैं, बाली आपका नीचे गिर गया। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम है जो फार्मर के सामने आती है, ये कुछ बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम है जो फार्मर के सामने आती है। तो मॉस क्या करता है यहाँ पे, जो फूल बाली आने की जो प्रोसेस है, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है, फूल बाली आने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको बढ़ा देता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मॉस क्या करता है, जो फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या है, आपका खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगे, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, वो गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं आपका, आप जिस जिस खेत में फूल बाली ज्यादा आएंगे उसमें आपका फ्रूट भी ज्यादा आएगा, वेजिटेबल भी ज्यादा आएंगी। राइस व्हीट में जिसमें बाली ज्यादा होगी उसमें आपका ग्रेन दाना भी ज्यादा आएगा। अ, अब अगर मैं फिर से रिपीट करूं आपको, मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। जिससे फायदा क्या है कि आपका खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और उनसे जो फल सब्जी दाना बनेगा वो भी आपका ज्यादा लगेगा, तो किसान का प्रोडक्शन भी उसमें ज्यादा आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका मॉस का लिख लीजिएगा, सबसे राइट टाइम है यूज करने का। मॉस का सबसे राइट टाइम है यूज करने का, क्या कहते हैं आपका, बिफोर फ्लावरिंग, फूल बाली आने से 10 से 15 दिन पहले। एग्री मॉस का सबसे राइट टाइम है यूज करने का बिफोर फ्लावरिंग, फूल बाली आने से 10 से 15 दिन पहले। बाली बोलते हैं जो राइस के, जिसमें राइस में धान की फसल में जिसमें दाना बनता है, उसको, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है राइस और व्हीट में जिसमें दाना बनता है, ग्रेन बनता है, उसको हिंदी में बेसिकली बाली बोलते हैं। तो मॉस का सबसे राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में यूज करने का फूल बाली आने से आपका 10 से 15 दिन पहले, 10 to 15 डेज बिफोर फ्लावरिंग। मॉस का सबसे सही समय है इस्तेमाल करने का किसी भी क्रॉप में 10 to 15 डेज बिफोर फ्लावरिंग। तब अगर आप यूज करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, फूल ज्यादा आएगा, बाली ज्यादा आएगा, वो लंबे समय तक टिका रहेगा, गिरेगा नहीं, झड़ेगा नहीं, और उनसे आपका फल सब्जी दाना भी ज्यादा बनेगा। अगर मैं सिंगल एक लाइन में बताऊं तो मॉस को इस्तेमाल करने का राइट टाइम कब है, बिफोर फ्लावरिंग। कोई भी क्रॉप हो, सब्जी वाली फसल हो, फल वाली फसल हो, आपकी फ्रूट वाली क्रॉप्स हो, आपका ग्रेन क्रॉप्स हो, मॉस का सबसे राइट टाइम है यूज करने का बिफोर फ्लावरिंग। अब अगर बात करें इसकी डोज की, अब अगर बात करें इसकी डोज की, तो अगर आप वेजिटेबल क्रॉप में यूज कर रहे हैं या फ्लावर क्रॉप में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 20 ml इन 15 लीटर वाटर, 20 ml इन 15 लीटर वाटर। अगर आप वेजिटेबल क्रॉप में यूज कर रहे हैं, अगर आप फ्लावर क्रॉप में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 20 ml इन 15 लीटर वाटर।
और अगर आप बात करें वेजिटेबल, आपका फ्रूट क्रॉप्स में अगर आप यूज कर रहे हैं, मैंगो में यूज कर रहे हैं, पपाया में यूज कर रहे हैं, बनाना में यूज कर रहे हैं, या फिर आप राइस में यूज कर रहे हैं, वीट में यूज कर रहे हैं, आप किसी दूसरी क्रॉप में यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 30 to 35 ml इन 15 लीटर वाटर। वेजिटेबल और फ्लावर क्रॉप में 20 ml इन 15 लीटर वाटर। और बड़ी क्रॉप्स में आपका डोज रहेगा 30 to 35 ml इन 15 लीटर वाटर। 30 to 35 ml इन 15 लीटर वाटर। और मॉस को यूज कब करना है? 10 to 15 days बिफोर फ्लावरिंग, फूल बाली आने से 10 से 15 दिन पहले। 10 to 15 days बिफोर फ्लावरिंग। अब बात कर लेते हैं नैनोटेक की। अब बात कर लेते हैं आपका नैनोटेक की। सबसे पहले बात करते हैं नैनोटेक से मिलता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नैनोटेक से मिलता क्या है। तो लिख लीजिएगा, नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नैनोटेक से आपके मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका काम क्या है। सवाल क्या आता है कि इनका काम क्या है, इनको हम क्यों खेत में डालें, इनको इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा। तो कोई भी क्रॉप हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्रॉप हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे ग्रेन क्रॉप हो, राइस वीट हो, उनमें जब फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फल बनना शुरू हो जाता है, सब्जी बनना शुरू हो जाता है, दाना बनना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे प्लांट्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। उस टाइम पे प्लांट्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी फसल हो, जब उसमें फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फल बनना शुरू हो जाता है, सब्जी बनना शुरू हो जाता है, तब उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। वो आपका बेसिकली किससे मिलते हैं? आपका क्या कहते हैं, नैनोटेक से। वो किससे मिलते हैं? आपका नैनोटेक से। नैनोटेक से क्या मिलता है? आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनका काम सबसे ज्यादा कब होता है? जब आपका फ्रूट, आपकी क्रॉप में फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, या फिर सब्जी बनना शुरू होता है। उस समय प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इस हिसाब से देखा जाए तो लिख लीजिएगा, ये मेन पॉइंट है कि नैनोटेक का सबसे राइट टाइम है यूज करने का किसी भी क्रॉप में एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और ग्रेन फॉर्मेशन। नैनोटेक का यूज करने का राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। फल बनते समय, दाना बनते समय, या सब्जी बनते समय। फल बनते समय, दाना बनते समय, या सब्जी बनते समय, एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। जिससे फायदा क्या होगा? अगर आप उस टाइम पे नैनोटेक का यूज करते हैं, जब आपका खेत में थोड़ा थोड़ा सब्जी आना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा दाना बनना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा फ्रूट आना शुरू हो गया है, अगर आप उस टाइम पे नैनोटेक का यूज करते हैं, उससे फायदा क्या होगा? उस क्रॉप में, उस फ्रूट वेजिटेबल ग्रेन में कलर सही से आएगा। लिख लीजिएगा, मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर आप नैनोटेक यूज करते हैं किसी भी क्रॉप में, फ्रूट, सब्जी बनते समय, दाना बनते समय, या फल बनते समय, तो उससे फायदा क्या होगा? उस क्रॉप में, उस फ्रूट, सब्जी, दाने में कलर सही से आएगा, वेट सही से आएगा, वजन सही से आएगा, उसका साइज सही से आएगा, उसमें जितना भी साइज आना चाहिए था, उसमें शाइन सही से आएगा, उसका क्वालिटी अच्छे से आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, उस फल, सब्जी, दाने में वेट सही से आएगा, कलर सही से आएगा, साइज सही से आएगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा, उसका टेस्ट, फ्लेवर अच्छा होगा। तो नैनोटेक का सबसे राइट टाइम है किसी भी क्रॉप में यूज करने का एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। अगर आप उस टाइम पे नैनोटेक का यूज करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? आपका खेत में फल सही से आएगा, दाना सही से आएगा, और उसमें क्या कहते हैं, आपका उसमें चमक सही से आएगी, शाइन सही से आएगी, वेट अच्छे से आएगा, उसमें आपका
तो डेक का सबसे राइट टाइम है यूज करने का किसी भी क्रॉप में आपका एट द टाइम ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन। अब अगर बात करें इसकी डोज की, इसकी आप फोटो खींच लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो सामने आपका डोज दिख रही है। अगर हम बात करें डोज की, अगर आप यूज कर रहे हैं वेजिटेबल क्रॉप में, अगर आप यूज कर रहे हैं वेजिटेबल क्रॉप में, तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 to 20 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। सब्जी वाली फसलों में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 15 to 20 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। 15 to 20 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। अब अगर बात करें फ्रूट क्रॉप्स की, मैंगो की, बनाना की, आपका क्या कहते हैं आपका पाइनएप्पल की, ऑरेंज की, एप्पल की, अगर आप इन क्रॉप्स में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा, फ्रूट क्रॉप्स में अगर आप यूज कर रहे हैं 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। वेजिटेबल क्रॉप में आपका डोज रहेगा 15 to 20 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। फ्रूट क्रॉप्स में आपका डोज रहेगा 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। अब अगर बात करें फ्लावर क्रॉप्स की, अगर आप फूल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपका डोज रहेगा 10 to 15 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। 10 to 15 ग्राम इन 15 लीटर वाटर। और अब अगर बात करें ग्रेन क्रॉप्स की, राइस की बात करें, आपका वीट की बात करें, आप मेज लगाते हैं काफी, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में काफी लोग मेज भी लगाते हैं। आप अगर इन क्रॉप्स में यूज कर रहे हैं, गेहूं, चावल, धान में यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका डोज रहेगा आपका 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। कहते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में आपका डोज रहेगा 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। फ्रूट क्रॉप्स में आपका डोज रहेगा 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। फ्लावर क्रॉप्स में 10 to 15 ग्राम्स, और क्या कहते हैं आपका ग्रेन क्रॉप्स में 30 to 40 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। अब क्या कहते हैं आपका बात करते हैं गोल्ड की, बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड क्या करता है, एक एक्टिविटी होती है प्लांट्स में, क्रॉप्स में, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फसलों में या इंसानों में भी एक एक्टिविटी क्या होती है, जिसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कई बार होता क्या है, फार्मर के सामने एक प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार फार्मर के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि फार्मर कई बार क्या बोलता है कि भाई मैंने खेत में कंपोस्ट भी डाल दिया, मैंने खेत में यूरिया भी डाल दिया, मैंने अपने खेत में डीएपी भी डाल दिया, मैंने कोई और फर्टिलाइजर भी यूज किया है, पर जिस हिसाब से मेरा प्लांट का ग्रोथ होना चाहिए था, मेरा फसल का बढ़वार होना चाहिए था, उस हिसाब से मेरा प्लांट का, मेरी क्रॉप का ग्रोथ नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ क्या कि भाई जो फार्मर ने न्यूट्रिएंट्स यूज किए थे, जो फर्टिलाइजर फार्मर ने यूज किए थे, वो आपका मिट्टी में तो है, सॉइल में तो पड़े हुए हैं, पर आपका प्लांट या क्रॉप उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सही से नहीं ले पा रहा है, सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सही से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है। तो गोल्ड क्या करता है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंप्रूव कर देता है प्लांट्स में। गोल्ड क्या करता है, फसलों में, प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंप्रूव कर देता है, जिससे बेनिफिट क्या है कि अब आपने जो भी फर्टिलाइजर या कंपोस्ट डाला होगा मिट्टी में, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने डाले होंगे आपका खेत में, अपनी मिट्टी में, प्लांट्स उनको सही से लेंगे, सही से अब्सॉर्ब करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो गोल्ड क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा गोल्ड क्या करता है आपका, जड़ों को फैलाने में, रूट्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जड़ों को फैलाने में, जड़ों को मजबूत करने में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। रूट्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और कई बार क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या आती हैं
कि भाई बहुत ज्यादा कीड़ा आ गया या बहुत ज्यादा बीमारी आ गई, तब क्या होता है, आपकी क्रॉप धीरे धीरे आपका मुरझानी शुरू हो जाती है, आपकी क्रॉप धीरे धीरे मुरझानी शुरू हो जाती है और आपका उसका प्रोडक्शन सही से नहीं आ पाता। तो गोल्ड क्या करता है, उन अनफेवरेबल कंडीशन से भी आपके प्लांट को निकालता है, आपके फसल को बचाता है। तो सिंपल गोल्ड ने क्या किया, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया, जिससे फायदा क्या हुआ कि अब आपने जो भी न्यूट्रिएंट डाले होंगे या जो भी फर्टिलाइजर आपने यूज किया होगा अपने खेत में, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लांट उसको अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा, अच्छे से लेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। दूसरा गोल्ड क्या करेगा कि भाई आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, आपका रूट्स डेवलपमेंट में, जड़ों को फैलाने में मदद करेगा। तीसरा ये क्या करेगा, जो कई बार जो स्ट्रेस आ जाता है प्लांट्स में कि भाई बहुत ज्यादा कीड़ा आ गया, तब आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा बीमारी आ गई, तो उससे रिकवर करने में भी जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो भी आपकी सारी मिलती है गोल्ड से। तो गोल्ड को आप कभी भी किसी भी क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई क्रॉप का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, कि भाई हमने फर्टिलाइजर तो सब कुछ डाल दिया, हमने यूरिया भी डाल दिया, ह्यूमिक भी डाल दिया, डीएपी भी डाल दिया, कंपोस्ट भी डाल दिया, पर जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए था प्लांट का, क्रॉप का, नहीं हो पा रहा, तो गोल्ड को आप किसी भी क्रॉप में किसी भी समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी डोज की, अब अगर बात करें इसकी डोज की, तो अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं, अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं गोल्ड का, तो उसमें आपका डोज रहेगा 1 to 2 ग्राम इन लीटर वाटर, 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में, 1 to 2 ग्राम इन 1 लीटर वाटर। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसको डायरेक्ट खेत में डाल रहे हैं, किसी कंपोस्ट के साथ मिला के, किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के, काउ डंग के साथ अगर आप मिला के, अगर आप डायरेक्ट सोयल एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 100 to 200 ग्राम पर एकड़, 100 to 200 ग्राम पर एकड़। स्प्रे में डोज था 1 to 2 ग्राम पर लीटर पानी में, और जो बड़ी आप अगर ड्रिप में यूज कर रहे हैं या सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगा 100 to 200 ग्राम पर एकड़, 100 to 200 ग्राम पर एकड़। अभी क्या है, प्रोडक्ट आपके हो गए सारे खत्म, अभी क्या है, प्रोडक्ट आपके सारे खत्म हो गए हैं। मैं क्या करता हूँ, एक लिंक डाल देता हूँ अभी चैट बॉक्स में, अगर आप अपना चैट बॉक्स खोल के देखेंगे तो उसमें एक लिंक आ जाएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐप खुलेगा टेलीग्राम करके एक ऐप है टेलीग्राम करके, आप इस लिंक पे